यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए कि लोकतंत्र का मूल क्या है, वो भी एक शब्द में, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए पता है? जवाबदेही, यानी अंग्रेजी में अकाउंटेबिलिटी। वो जवाबदेही किसके प्रति? देश की जनता यानी आपके प्रति। क्योंकि लोकतंत्र में किसी संस्था, किसी सरकार, किसी व्यवस्था की कोई ताकत नहीं होती। असली ताकत जनता के हाथों में होती है। जनता से संविधान को ताकत मिलती है, संविधान से तमाम संस्थाओं को ताकत मिलती है। यानी डेमोक्रेसी में जो भी पिलर हैं वो सब जवाबदेह होने चाहिए जनता के प्रति। समझने वाली बात यह है कि उनमें से कुछ लोकतांत्रिक संस्थाएं तो जवाबदेह हैं, मगर जिस न्यायपालिका की जिम्मेदारी है बाकियों को जवाबदेह बनाना, वो खुद जवाबदेह नहीं रह गई है, बल्कि हर चीज पर घूंघट डाल देती है, पर्दा डाल देती है। उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो चुकी है। यही कारण है कि आए दिन कभी जजों की नियुक्ति में, कभी जजों के ट्रांसफर पोस्टिंग में, तो कभी वकीलों को सीनियर एडवोकेट बनाने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बवाल मचा हुआ है। अभी का मसला है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का। खुद वहां की बार काउंसिल ने देसी भाषा में कह दिया है कि जज साहब लोग अपने कारनामों से घूंघट उठाइए, ऐसे नहीं चलेगा। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 76 से अधिक वकीलों को सीनियर का तमगा दे दिया गया, मगर ये तमगा ऐसे ऐसे लोगों को दे दिया जो उस लिस्ट में फिट नहीं बैठते। यानी कथित रूप से जबरिया बिठाया गया है। यानी जो काबिल थे उन्हें रोक दिया गया, जो नाकाबिल थे उनको बिठा दिया गया। यानी सीधे सीधे कहें तो न्यायपालिका ने पेपरवेल लीक कर दिया, यानी पदों की चोरी हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जबरिया बिठाया गया है तो इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। जी हाँ, बिल्कुल है। कोई सत्ताधारियों का करीबी है तो कोई भाई भतीजावाद का प्रोडक्ट है, कोई न्यायपालिका में ही ऊपर वालों का करीबी है। ऐसा ऐसा खेल निकलकर सामने आया है कि आप भी सुन के सिर पकड़ लेंगे। जो नई वाली लिस्ट आई है उसे देखकर और उसके विवादों को सुनकर मैं पहले ही इस पर बात करना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया कि देखें वकील साहब लोग क्या कहते हैं। तो अब जब बार काउंसिल ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है इस भयंकर पक्षपात और भाई भतीजावाद को लेकर, तो खेल पर चलिए विस्तार से बात करते हैं। और हाँ, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का वर्तमान विवाद समझने के बाद न्यायपालिका से जो सवाल, कॉलेजियम से जो सवाल मैं इस मंच पर उठाऊंगा उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हुजूर लोग इन सवालों से बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन उनका भागना भारतीय लोकतंत्र यानी आपके लिए खतरनाक है। बार काउंसिल ने जो रिजोल्यूशन दिया है और उसमें जो सवाल उठाए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। यूं समझिए कि मिलाडों का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। बाकी ये खबरें आपको गोदी मीडिया में इस जन्म में नहीं मिलेंगी, इन पर चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि सब मिली जुली सरकार है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठे बिठा दिए हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? वही हाल अमृतकाल में भारत की न्यायपालिका का हो गया है। बाकी संस्थाओं में कैसा अमृतकाल चल रहा है वो सब आप देखिए रहे। उदाहरण के रूप में केंचुआ को ले लीजिए, मगर सबसे भयंकर रूप तो न्यायपालिका ने ले लिया है। चुन चुन कर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो या तो भाई भतीजावाद के प्रोडक्ट हैं, पक्षपात के प्रोडक्ट हैं, लेन देन के प्रोडक्ट हैं, या फिर पद पाने के लिए लौट जाने में माहिर है। यानी रीढ़ नहीं है, रीढ़ विहीन है। यानी उनकी काबिलियत क्या है, उनका अनुभव क्या है, अब तक कैसा कार्य रहा है, इन सारी चीजों को लगभग दरकिनार कर दिया जाए। और चाहे जज बनाने की बात हो, चाहे सीनियर वकील, हर जगह यही खेल। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में 76 वकीलों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया गया है, मगर आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे सूत्रों के अनुसार इनमें से 20-25 से ज्यादा नाम ऐसे हैं जो ऊपर वालों ने भेजा है। पंजाब हरियाणा से एक माननीय जज सुप्रीम कोर्ट में है जो सीनियर मोस्ट है। 25 से ज्यादा नाम उनके हैं, यानी उनके लोगों के हैं, यानी उनके चाहने वालों के हैं, चहेतों के हैं। समस्या यह है कि इन लोगों की कोर्ट में अपीयरेंस कम है, यानी सीनियर होने के लायक नहीं है, मगर ऊपर वाले का हाथ है तो नाम निकल गया है। ध्यान दीजिएगा, कथित रूप से ऊपर वाले की लिस्ट में 7-8 वकील ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट जज लगने की दौड़ में भी है। वैसे तो हमारे पास सबका नाम वगैरह सब कुछ है, मगर इशारों इशारों में बता रहा हूं, जिन वकीलों को सीनियर बनाया गया है उनमें से सीनियर बनने की काबिलियत कुछ लोगों के पास भले ना हो, मगर कुछ विशेष काबिलियत तो जरूर है। जैसे कि इनमें से एक भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के रिश्तेदार हैं, बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। एक जिन्हें सीनियर वकील बनाया गया उनके रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं और दूसरे रिश्तेदार हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। एक वकील हैं जिनका एनरोलमेंट ही 2012 में हुआ, यानी एक्सपीरियंस बहुत कम है, मगर सीनियर बना दिए गए। एक भाजपा के पूर्व सांसद के रिश्तेदार हैं, एक पूर्व एडवोकेट जनरल के रिश्तेदार हैं जो कि महिला भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो RSS के लोगों के करीबी दोस्तों
वकीलों के रिश्तेदार हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, सीनियर बनाए वकीलों में एक नाम ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के रिश्तेदार हैं, उम्र 45 की पूरी नहीं हुई है मगर सीनियर वकील बना दिए गए। यानी भाजपा नेताओं के रिश्तेदार, जजों के रिश्तेदार, आरएसएस के करीबी पूर्व एडवोकेट जनरल के रिश्तेदार, ऐसे तमाम लोगों को सीनियर वकील बना दिया गया है। जबकि काबिलियत की कमी है, उनसे ज्यादा काबिल, होनहार, एक्सपीरियंस्ड वकील बैठे हुए हैं, मुंह ताक रहे टुकुर टुकुर, और भाई भतीजावाद का खेल बहुत दूर पहुंच गया। अभी बार काउंसिल ने कौन से सवाल उठाए हैं और कैसी कैसी शिकायतें सामने आई हैं उस पर तो बात करेंगे ही, मगर दो लाइन ये जान लीजिए कि पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चर्चा थी कि 30 लोगों को वरिष्ठ अधिवक्ता का पद दिया जाएगा। 10 ऐसे होंगे जिनकी उम्र 55 प्लस होगी, यानी उम्र दराज होंगे। 10 ऐसे होंगे जो 45 से 55 की उम्र में होंगे लेकिन इंटेलिजेंट हैं, अच्छी बहस करते हैं, फाइलिंग अच्छी है, यानी कुल मिलाकर काबिल हैं। और 10 नाम ऐसे रखने थे जो सिफारिशों के माध्यम से होंगे, मगर फिर अचानक से ऊपर वाले ने बहुत लंबा चौड़ा खर्रा भेज दिया और ये संख्या 76 पहुंच गई। अब आप जरा मोटा मोटी जान लीजिए कि किसी वकील को सीनियर वकील बनाने में क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले वकीलों से एप्लीकेशन मांगा जाता है, फिर उनका इंटरव्यू होता है सबका। हाई कोर्ट जजों की कमेटी इंटरव्यू लेती है, इसमें चीफ जस्टिस भी होते हैं। जो लिस्ट तैयार होती है उन नामों को फुल कोर्ट में भेजा जाता है। कंबाइंड मीटिंग होती है जिसमें संबंधित कोर्ट के, हाई कोर्ट के हर एक जज शामिल होते हैं, यानी जजों की संख्या जो भी हो, 20, 40, 50, 100 जो भी होगी, सब एक साथ बैठेंगे, सीनियर वकीलों की लिस्ट पर चर्चा होगी, फिर वकीलों को सीनियर वकील बनाया जाता है। लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अभी जो लिस्ट बनी, यहां पर चर्चा यह है कि फुल कोर्ट में ही विवाद हो गया। कई जजों ने कहा कि आप वोटिंग करवाइए, अपनी मर्जी से नाम आगे मत बढ़ाइए। तभी पता चला कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज साहब ने कह दिया कि देखिए जो लिस्ट बन गई है उसको रहने दीजिए, आप लोगों के 8-10 नाम अगर और हैं तो हम उनको वरिष्ठ अधिवक्ता बना देते हैं, नमवा दे दीजिए। यानी कि ऊपर वालों ने जो लिस्ट भेजी है उस लिस्ट को पीछे नहीं किया जा सकता। आपको कुछ चाहिए तो बताइए, आपका भी नाम जोड़ देते हैं, यानी आपके अपनों का। लेकिन जिनको सीनियर बना दिया गया उनको रहने दीजिए, उस पर विवाद मत करिए। आसान भाषा में इसे कहा जाए तो सवालों को दबाने के लिए घूस देना कह सकते हैं। यह सब न्यायपालिका के भीतर का खेल चल रहा है। अब जब इस लिस्ट में इतने सारे विवाद हो गए तो जरा ध्यान दीजिए कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बार काउंसिल ने 23 अक्टूबर को जो रिजोल्यूशन पास किया है उसमें क्या कहा गया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता और अन्य सदस्यों ने मामले पर चर्चा की। बार काउंसिल को हाईकोर्ट और जिला अदालतों में काम करने वाले कई वकीलों से शिकायतें मिली थी कि जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं की लिस्ट तैयार हुई है उसमें सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और लिस्ट बनाने में पक्षपात हुआ है, वंशवाद हुआ है। कई योग्य वकीलों को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि जिनकी योग्यता कम थी उनको वरिष्ठ अधिवक्ता बना दिया गया। यानी वही खेल जो जजों की नियुक्ति में अब तक सामने आ रहा था। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 56 वरिष्ठ जजों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बुला लिया। यानी देश में उनसे सीनियर 56 लोग थे लेकिन उनको बुला लिया क्योंकि इनके भीतर कुछ खास है। कहा जाता है कि गुजराती जोड़ी के बहुत करीबी हैं, सेठों को समय समय पर फैसले के माध्यम से लाभ पहुंचाते रहे हैं। गुजराती जोड़ी कौन है, सेठ कौन है, आप लोग अंदाजा लगाते रहिए। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही जजों की नियुक्ति में इस तरह से विवादित काम करेगा तो हाई कोर्ट वाले वही तो सीखेंगे। अभी जो ताजा मामला हमने देखा कि एक ईमानदार जज जस्टिस अतुल श्रीधरन को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का ही फैसला था। तो बात वही है कि बाप दादा जो किए होंगे बेटवा वही तो सीखेगा। और देखिए पंजाब हरियाणा में तो आरोप लग रहा है कि ऊपर वाले के इशारे पर ही सारा खेल चल रहा है। अब बार काउंसिल ने रिजोल्यूशन पास करके कहा है कि हाई कोर्ट हमारे सवालों के जवाब दे, घूंघट ओढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। अब घूंघट चलबे ना। बार काउंसिल ने सवाल किया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाया आपने, यानी उनके अनुभव को कैसे देखा, उम्र का क्या क्राइटेरिया था, क्या देखकर आपने किसी वकील को सीनियर एडवोकेट बनाया। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जवाब दे कि जो प्रक्रिया आपने अपनाया वो पुराने नियमों के हिसाब से ही था या फिर कोई नया नियम है। क्या ये इंदिरा जयसिंह बनाम भारत संघ के निर्णय के अनुरूप है। जो उम्मीदवार वकील थे उनको दिए गए अंक तथा मूल्यांकन के मापदंड क्या है। हमें बताया जाए कि क्या ये अंक हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया, यानी वकीलों के जो मार्क्स हैं क्या वो पब्लिक के बीच है। सवाल है कि क्या सीधे फुल कोर्ट के सामने ये चीजें रखी गई। क्या ऐसे उम्मीदवारों को भी चुना गया जिन्होंने हाल के वर्षों में न कोई केस दायर किया न पेश हुए अदालत में। क्या वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आवेदन हेतु सूचना भी जारी की गई, सभी जिला और उपमंडलीय बार एसोसिएशनों तक पहुंचाई गई थी क्या। और क्या SC ST तथा महिला उम्मीदवारों के लिए कोई विशेष मानदंड रखा
रखा गया था या नहीं। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बार काउंसिल ने हाईकोर्ट से पूछ लिया है, आपने जो सीनियर वकील बनाए उसका आधार क्या है। बार काउंसिल ने कहा है कि अधिवक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हम लोग एडवोकेट्स एक्ट 1961 की धारा 6D के तहत बाध्य हैं। अब आप जरा कल्पना करिए, जिस बार काउंसिल से उठाकर किसी वकील को सीनियर वकील बनाया जा रहा है, उस काउंसिल को ही पता नहीं चला कि वकीलों की लिस्ट कैसे तैयार हुई, किस आधार पर बनाया गया, क्या क्राइटेरिया था। तमाम वकील शिकायत करने में लगे और अब सवालों की लिस्ट तैयार हो गई। बार काउंसिल ने 31 अक्टूबर 2025 को अगली मीटिंग करने को कहा है ताकि तब तक हाईकोर्ट सवालों के जवाब दे दे। मगर जरा सोचिए, किसी लोकतंत्र में दूसरों को जवाब दे और ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रेरित करने वाली संस्था यदि खुद ही इतनी गोपनीय हो जाए, हर चीज को छुपाए, कुछ भी न बताए, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उन लोगों से? क्या वो संस्था आपके अधिकारों के लिए सत्ता के सामने खड़ी हो पाएगी, सत्ता को आईना दिखा पाएगी? सोचिए, वकीलों को सीनियर वकील बनाने में जब इतने बड़े स्तर पर घपलेबाजी के आरोप लग रहे हैं, न्यायपालिका के पूर्व जजों, बड़े वकीलों और भाजपा के पूर्व सांसदों के रिश्तेदारों को सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिल रहा है, जबकि उनसे ज्यादा काबिल, बुद्धिमान और अनुभवी लोग पड़े हुए हैं। यानी बीमारी बराबर की है, चाहे जजों की नियुक्ति हो, जजों का ट्रांसफर हो या फिर वकीलों को सीनियर बनाने की बात हो, हर जगह खेल बराबर का है। जिनके हाथों में पावर है वो अपनों को बिठा रहे हैं और जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसको छुपा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि लोकतंत्र की पहचान छुपाने से नहीं होती है, दिखाने से होती है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जब ट्रांसपेरेंसी होगी तब जवाबदेही होगी। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि राजनीति में भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं तो चर्चा जनता के बीच होती है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, मायावती, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे तमाम नेताओं पर भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं, मगर इन पर खुल के चर्चा होती है। हर व्यक्ति को पता है, आए दिन विवाद होता है। भाई भतीजावाद से चारों तरफ से घिरे हुए प्रधानमंत्री अभी बिहार में जाके लालू परिवार को जातिवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं कि नहीं? मगर सवाल यह है कि वही भाई भतीजावाद कूट कूट कर न्यायपालिका में भी भर गया है। यहां चर्चा काहे नहीं? आखिर ये बातें पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आती हैं कि किस जज को किस काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ाया जा रहा है? अभी जब 56 सीनियर जजों को नीचा दिखाकर एक हाईकोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बताना नहीं चाहिए था कि उनके भीतर ऐसी कौन सी विशेष मणि लगी हुई है, ऐसा कौन सा गुण था जो बाकी के 56 जजों के भीतर नहीं था? देश भर से खबरें आती हैं कि कहीं भाजपा के प्रवक्ता को जज बना दिया, कहीं आरएसएस के संबंधों वालों को जज बना दिया। अब तक देखने को मिलता था कि कुर्सी पर बैठने के बाद कई सारे लोग अपने भीतर का संगी दिखाते थे, और अब तो घोषित तौर पर उसी विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जज बनाया जा रहा है। जो जज ईमानदारी से संविधान सम्मत फैसले करने लगे, सत्ता से डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, उसको डीएमएसपी की तरफ ट्रांसफर किया जा रहा है। उन्हें कॉलेजियम में जाने से रोका जा रहा है, कहीं चीफ जस्टिस न बन जाए इसलिए रोका जा रहा है। तो सवाल यह है कि जो न्यायपालिका ईमानदार लोगों को परेशान करे, उनको रोके, उन्हें डिमोट करे, और दूसरी तरफ नाकाबिल लोगों को प्रमोट करे, भाई भतीजावाद करे, भ्रष्टाचार करे, करीबियों को आगे बढ़ाए, तो आप ऐसी न्यायपालिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिर इन लोगों की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में तमाम विवादित फैसले हुए, हमने बार बार सवाल उठाया, आलोचना की, मगर उनके कार्यकाल में एक चीज बेहतर हुई थी, वो ये कि जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कुछ ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लागू किया था। बताया जाता था कि किसी जज को क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या कारण है। अभी जब देश को दूसरे दलित चीफ जस्टिस मिले तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, मगर गवई साहब के आते ही वो एक जो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी थी वो भी खत्म हो गई। किसी को पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को क्या देखकर जज बनाया गया, किसी को ट्रांसफर क्यों हुआ, किसी वकील को सीनियर वकील कैसे बनाया गया, कोई अता पता नहीं। सवाल यह है कि जवाबदेही क्यों नहीं? हमारे देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति सबकी जवाबदेही है। आपको याद है कि नहीं, सरकार के हवाले से राष्ट्रपति खड़े होकर अभिभाषण देते हैं, बताती हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया, पूरा ब्यौरा सामने रखती हैं। जवाबदेही ये होती है, भले ही उसमें चीजें ऊपर नीचे हों, मगर दिखावे का ही सही जवाबदेही तो है। देश की सरकार कोई फैसला लेती है, कोई नियम बनाती है, कोई नीति लाती है, कोई फैसला होता है तो फैसले के पीछे का कारण क्या है? संसद में बिल आता है तो उस पर चर्चा होती है। संसद में तमाम स्टैंडिंग कमेटी हैं, उनकी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होती हैं। कमेटी जो फैसला लेती है वो चीजें पार्लियामेंट में टेबल की जाती है, यानी रखी जाती है, यानी देश को बताया जाता है, देश की जनता को बताया जाता है, क्योंकि जनता ही तो मालिक है। लोकतंत्र में हर पद की अपनी जवाबदेही होती है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी रखें, लोगों को संदेह पैदा न हो, क्योंकि डेमोक्रेसी भरोसे से चलती है और भरोसा तभी होगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब जवाबदेही होगी। हमारे मुल्क में आईएएस से लेकर अब तो चपरासी तक के पद परीक्षाओं से भरे जाते हैं। लोगों को मालूम होता है कि किसी व्यक्ति का चयन किस माध्यम से हुआ, परीक्षा दी, परीक्षा पास किया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास किया, तब पद मिला, नौकरी मिली। और जब परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो बवाल मचता है कि नहीं? सवाल यह
है कि जब छोटे छोटे पदों पर पेपर लीक होने में यानी कुर्सी की चोरी होने में बवाल मचता है, तो न्यायपालिका के भीतर जो पेपर लीक हो रहा है यानी जो भाई भतीजावाद हो रहा है, तमाम निठल्लों को आगे बढ़ाया जा रहा है, नाकाबिल लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो काबिल है उनको रोका जा रहा है, यहां पर सवाल और बवाल क्यों नहीं? पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाए तो उसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में होती है, सरकारों की जवाबदेही होती है, बदनामी होती है, परीक्षा कैंसिल होती है, यहां तक कि फाइनल लिस्ट कैंसिल हो जाती है, कई बार तो ट्रेनिंग के बाद भी भर्तियां रोक दी जाती हैं। फिर न्यायपालिका में ये बातें क्यों नहीं आती हैं? जरा सोचिए, पर्चा लीक में क्या होता है? यही ना कि जिनके पास जुगाड़ था, पैसा था, सोर्स था, उन्होंने नौकरी चुरा ली। यही काम तो न्यायपालिका में भी हो रहा है। जो सत्ता के करीबी हैं, जजों के रिश्तेदार हैं, जो मालदार हैं, एक विशेष विचारधारा के हैं, वो काबिल लोगों की कुर्सी चुरा रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो तमाम वकीलों ने बार काउंसिल से शिकायत की, वो यही तो है कि ज्यादातर योग्य लोगों को छोड़कर कम योग्य लोगों को वरिष्ठ वकील बना दिया गया। क्या ये पेपर लीक का मामला नहीं है? क्या ये पद चोरी का मामला नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब दिन रात पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला सिलेक्शन नहीं पाता है, उसका पद चोरी हो जाता है, उसकी नौकरी चुरा ली जाती है, तब पब्लिक डोमेन में डिबेट होती है। और यहां तो काबिल वकीलों, काबिल जजों की कुर्सी ही चोरी की जा रही है, और चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। जनता को पता भी नहीं चलता कि कब कैसे चोरी हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, उनके हर फैसले पर पब्लिक डोमेन में चर्चा होनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, न्यायपालिका को बताना चाहिए कि कौन सा फैसला किस आधार पर हुआ, उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 5-5 साल से उमर खालिद, सज्जद इमाम जैसे तमाम युवा जेलों में बंद क्यों हैं, उनके मामलों में अभी तक ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ, तमाम जज साहब लोग किसी मामले को छोड़कर भाग क्यों जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को नहीं बताना चाहिए कि जस्टिस अतुल श्रीधरन को सरकार के इशारे पर यहां से वहां ट्रांसफर क्यों किया गया? आखिर ये जवाबदेही कब आएगी? आखिर कब पब्लिक डोमेन में सारी चीजें रखी जाएंगी? जुडिशरी में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक स्तर पर जो कुछ होता है, वो चीजें जनता के बीच कब आएंगी? ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण भी उठाते हैं। मगर सवाल यह है कि कब होंगी ये चीजें? यदि नहीं आएंगी, यदि जवाबदेही नहीं होगी, तो न्यायपालिका में यह कथित भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा। और जो लोग खुद ही भ्रष्टाचार की उपज होंगे, जो देश की जनता के साथ, देश के संविधान और देश के लोकतंत्र के साथ न्याय कैसे कर पाएंगे? जो खुद अन्याय करके कुर्सी पाएंगे, वो आपके साथ न्याय क्या करेंगे? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसी परिस्थिति तभी बनती है जब मालिक खुद को नौकर समझने लग जाए, गुलाम समझने लग जाए। जी हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इधर उधर टुकुर टुकुर मत देखिए, कोई और नहीं, आपकी बात हो रही है। आप इस देश के मालिक हैं, अपनी शक्ति को पहचानिए। हम भारत के लोग, याद है कि नहीं? अब चलिए, याद है तो खटाखट व्हाट्सएप पर जितने लोग हैं सबको शेयर कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।